हाय गाइस, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। कल की क्लास में हमने कमिंग ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया तक का पोर्शन कवर कर लिया था कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या काम किया। देन हमने महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी देखी, उनके इन्फ्लुएंसेस देखे, उनके ऊपर क्या थे, एंड मेथडोलॉजी देखी कि किन मेथड से उन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया। ये मेथड्स उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही अपनी लंबी स्ट्रगल में डेवलप किए थे। तो आज का हम जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे कि इंडिया में उन्होंने किस तरह से हमारी नेशनल मूवमेंट को लीड किया। एंड मेन जो टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक जो मेन रहेगा दैट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बिल्डअप में हमें कुछ बेसिक चीज़ें और करनी पड़ेंगी। जो छोटी छोटी मूवमेंट्स हुई, लोकल सत्याग्रह वगैरह ऑर्गेनाइज किए महात्मा गांधी ने, उनको स्टडी करते करते हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरा कवर करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इन पॉलिटिक्स दैट महात्मा गांधी कंडक्टेड इन इंडिया इन वेरियस पार्ट्स। 3 सत्याग्रह यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह, द खेड़ा सत्याग्रह एंड द अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। 2 इनमें से गुजरात में है, एक बिहार में है। तो जब महात्मा गांधी इंडिया आते हैं तो पहले तो वो पूरे इंडिया का टूर करते हैं सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड दी पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, एंड इंडियंस क्या सोचते हैं, क्या वो तैयार हैं, किस लेवल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पे हैं वो, एंड आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो इसी दौरान ही वॉज इन्वाइटेड बाय सर्टेन लोकल लीडर्स कि आप उनकी मूवमेंट्स को आगे लीड करें, एक डायरेक्शन दें। जैसे चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें, 1917 में यह सत्याग्रह हुआ है बिहार में। इशू क्या था यहाँ पे, पहले तो ये इस पूरे इशू को समझने के लिए आपको ब्रॉडर कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। चंपारण बिहार वाला एरिया है, यहाँ पे मुझे बताओ कौन सी रेवेन्यू सेटलमेंट की थी ब्रिटिश ने, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट या महलवारी सेटलमेंट। तो बिहार वाला जो एरिया लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम से हमने देखा है कि इट वाज अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट में हमें पता है कि बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनके पास ओनरशिप राइट्स होते हैं, वो अपने जो कल्टीवेटर्स हैं वो उनसे रेंट कलेक्ट करते हैं एंड सरकार को रेवेन्यू देते हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने परमानेंट सेटलमेंट का एक ड्रॉबैक पढ़ा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट की इनकम तो फिक्स रहेगी लेकिन जमींदार की इनकम इंक्रीज करती रहेगी, वो पावरफुल होते रहेंगे। तो जमींदार ने अपनी लैंड्स आगे लीज आउट कर दी थी यूरोपियन प्लांटर्स को। यूरोपियन प्लांटर्स इस एरिया में इंडिगो ग्रो करवाते थे। पेजेंट्स को बोलते थे कि आप इंडिगो ग्रो करो क्योंकि इंडिगो की हमें यूरोप में ज़रूरत है, हम एक्सपोर्ट करेंगे इंडिगो। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास करता है इंडिगो के सिंथेटिक ऑल्टरनेटिव्स डेवलप हो जाते हैं, जर्मनी में डाइज वगैरह डेवलप हो जाती हैं, तो यूरोपियन मार्केट में इंडिगो की डिमांड कम हो जाती है। जैसे इंडिगो की डिमांड कम होती है, अब यूरोपियन प्लांटर्स का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। मैं पहले प्रॉफिट कमा रहा था कि इंडिया से इंडिगो खरीदूंगा, यूरोप में महंगा जाके बेच दूंगा, लेकिन अब यूरोप में इंडिगो की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर सिंथेटिक डाइज डेवलप हो गई हैं। तो अब मेरा प्रॉफिट तो कम हो जाएगा अगर मैं यूरोपियन प्लांटर हूँ। तो मैं अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को बचाने के लिए क्या करूँगा, मैं लोगों पे अत्याचार करना स्टार्ट कर दूँगा। मैं लोगों से ज़बरदस्ती कुछ टैक्सेस, कुछ इलीगल अमाउंट्स एक्सटॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास बंदे हैं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास हथियार है। तो यूरोपियन प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स इंडियन पेजेंट्स को इस एरिया में, चंपारण बिहार वाले एरिया में एक्सप्लॉयट कर रहे थे। इस सिस्टम का आप यहाँ पे नाम याद रखेंगे, 3 कठिया सिस्टम वहाँ पर प्रैक्टिस किया जा रहा था। पेजेंट्स को, फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो 3/20 पोर्शन ऑफ देयर लैंड के ऊपर तो कंपलसरीली इंडिगो ग्रो करें। अब भाई मान लो मेरा पीस ऑफ लैंड है, मैं जो मर्जी ग्रो करूँ उस पर, मेरे को वीट ग्रो करना है मैं वीट ग्रो करूँगा, मेरे को राइस ग्रो करना है मैं राइस ग्रो करूँगा, मेरे को जो मर्जी ग्रो करूँ मैं। लेकिन ये यूरोपियन प्लांटर्स पेजेंट्स को बोलते थे कि आप कंपलसरीली 3/20 पोर्शन ऑफ योर लैंड के ऊपर इंडिगो ही ग्रो करो एंड थोड़े से फर्टाइल पोर्शन ऑफ लैंड के ऊपर आप इंडिगो ग्रो करो। फिर हमारी, क्योंकि यार किसान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, मार्केट का एक्सेस नहीं होता था, तो इंडिगो प्लांटर बोलता था कि मैं तेरा इंडिगो खरीदूंगा, जिस प्राइस पे मैं बोलूँगा उसी प्राइस पे तुझे बेचना पड़ेगा। तो उसे बहुत ही सस्ते में उससे इंडिगो खरीद लेते थे, उसका घर भी बेचारा मुश्किल से ही चला पाता था। तो जो पेजेंट्स थे वो ऑप्रेस किए जा रहे थे इंडिगो प्लांटर्स द्वारा।
forced to sell their produce at very low prices, high rents and illegal dues were extracted by the planters. तो क्योंकि इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन थी तो वहाँ एक लोकल पेजेंट मूवमेंट ऑलरेडी चल रही थी। तो कुछ पेजेंट लीडर्स होते हैं, कुछ वहाँ के जो लोकल लीडर्स होते हैं वो महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं। महात्मा गांधी लखनऊ सेशन 1916 का जो लखनऊ सेशन अटेंड करने के लिए लखनऊ गए होते हैं। तो वहाँ राजकुमार शुक्ला जाते हैं, लोकल लीडर होते हैं जो चंपारण वाले एरिया के, बिहार वाले एरिया के, एंड महात्मा गांधी को आते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो जब महात्मा गांधी आते हैं तो ही इज हेल्प्ड बाय मैनी अदर लोकल लीडर्स लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। ये आगे जाके काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे कांग्रेस पॉलिटिक्स में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी लीडर्स इन्हें मिलते हैं महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह वाले फेज में। महात्मा गांधी जब वहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा पंगा क्रिएट हो जाता है ब्रिटिश सरकार के साथ, कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ। जैसे ही महात्मा गांधी आते हैं, चंपारण पहुंचते हैं, वहाँ का जो डीएम होता है, डीसी साहब उन्हें बोल देते हैं कि आप चंपारण छोड़ के चले जाओ, बिना कोई रीज़न बताए कि हमें आपकी प्रेजेंस चाहिए ही नहीं है चंपारण में। तो महात्मा गांधी कहते हैं ऐसे कैसे नहीं चाहिए, मतलब कोई कारण तो बताओ क्यों चले जाओ, मैंने किया क्या। कहते कारण कोई नहीं है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि कारण अगर नहीं बताओगे, अगर तुम्हारी बात लॉजिकल ही नहीं है, जस्टिशिएबल ही नहीं है, तो मतलब फिर मैं जाऊं किस बात से, मैं नहीं जा रहा, आपको जो करना है कर लो। तो उनकी इंटेंशन होती है डीसी की कि मैं अरेस्ट कर लूँ, चार्जेस इम्पोज कर दूँ, एंड ही वॉज लाइक कि जो करना कर लो, मैं तो जा नहीं रहा। व्हेन ही वॉज सो एडमेंट, तो डीसी को फिर अपनी बात से पीछे हटना पड़ा। तो वो पीछे भी हट जाता है, महात्मा गांधी को चंपारण विजिट करने की भी परमिशन दे देता है, एंड एक इंक्वायरी कमीशन भी अपॉइंट कर देता है जिसमें महात्मा गांधी को एक मेंबर बना देता है। महात्मा गांधी अपने रिसर्च वगैरह करते हैं, पेजेंट से मिलते हैं, प्रॉब्लम्स समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, एंड अपना एक कंक्लूजन सा दे देते हैं कि ये जो 3 कठिया सिस्टम चल रहा है कि पेजेंट्स को फोर्स किया जा रहा है अपनी लैंड के ऊपर इंडिगो ग्रो करो, ये 3 कठिया सिस्टम आप अबॉलिश करो। फिर जो प्लांटर्स ने ज़बरदस्ती अपने हथियारों के बल पे, अपने जोर के बल पे जो एक्स्ट्रा मनी एक्सटॉर्ट किया होता है पेजेंट से, वो पैसा भी वापस दिलवाओ पेजेंट्स को। तो ये महात्मा गांधी की कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं। इन रिकमेंडेशंस को काफ़ी सब्सटेंशियल तौर पे वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। बिहार की गवर्नमेंट चंपारण एग्रीकल्चरल एक्ट पास करती है जिसमें वो इन डिमांड्स को मान लेती है। तो इन दिस वे चंपारण सत्याग्रह वॉज वेरी सक्सेसफुल, जो गांधी जी ने पहली इंडिया में अपनी मूवमेंट लॉन्च की आफ्टर द इनिशियल कन्फ्रंटेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस वही कि अरेस्ट करना है कर लो, मैं तो यहीं रहूँगा। लोकल गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज द मेंबर ऑफ द इंक्वायरी कमीशन। क्या रिकमेंड करते हैं ये कि 3 कठिया सिस्टम अबॉलिश कर दिया जाए, पेजेंट्स को कंपनसेट किया जाए फॉर द इलीगल ड्यूज दैट वर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांटर्स। तो ये डिमांड्स चंपारण एग्रीकल्चरल एक्ट के थ्रू एड्रेस की गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चंपारण सत्याग्रह। याद रखेंगे आप, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जेबी कृपलानी जैसे लीडर्स मिले थे महात्मा गांधी को, जो इवेंचुअली सारी फ्रीडम स्ट्रगल में जो महात्मा गांधी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक 1918 में हुई है। ये यहाँ इंटरेस्टिंग केस था एक्चुअली। इस वाले रीजन में इस टाइम पे गुजरात वाले रीजन में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले रीजन में प्लेग का आउटब्रेक हो गया था। तो प्लेग में एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, प्राइसेस भी राइज हो गए थे। तो लोगों को प्लेग को सक्सेसफुली टैकल करने के लिए एंड जो इंक्रीज्ड प्राइसेस हैं उनसे डील करने के लिए फैक्ट्री ओनर्स ने प्लेग बोनस देना स्टार्ट कर दिया था। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करके प्लेग थोड़ा सा कंट्रोल में आया, फैक्ट्री ओनर्स की इंटेंशन थी कि भाई अब प्लेग कंट्रोल में आ गया, वो वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म होने ही वाली है, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है धीरे धीरे करके, तो हम प्लेग बोनस वापस ले ले। ये वर्कर्स कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, प्लेग अभी भी चल रहा है एंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, प्राइसेस अभी भी हाई हैं, तुम प्लेग बोनस वापस ले लोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। पहले कौन सा तुम बहुत ज़्यादा सैलरीज देते हो हमें, उतनी को तो सैलरी होती है, हमारा घर मुश्किल से चलता है। अब तुम कह रहे हो कि प्लेग बोनस भी वापस लेंगे। अगर तुमने प्लेग बोनस वापस लेना है तो हमारी सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमारी वेजेस इंक्रीज करनी पड़ेंगी। वर्कर्स डिमांड कर रहे होते हैं कि कम से कम 50% हमारी वेजेस इंक्रीज हों, और मिल वर्कर्स कहते हैं कि भूल जाओ, वेजेस इंक्रीज तो कोई नहीं होंगे, जो बोनस भी है वो भी हम तुम्हारा लेने को तैयार हैं। तो इस तरह से कॉन्फ्रंटेशन चल रही होती है बिटवीन दी मिल ओनर्स एंड दी मिल वर्कर्स। वर्कर्स अपना स्ट्राइक करने में इंटरेस्टेड होते हैं, मिल वर्कर्स कहते हैं कि तुम
तुम तो क्या स्ट्राइक करोगे, हम लॉकआउट कर रहे हैं। ये स्ट्राइक एंड लॉकआउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस के टर्म्स में, इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में कुछ टर्म्स हैं। जब तो वर्कर्स स्ट्राइक तो आप समझते ही हो, वर्कर्स काम पे ना जाएं तो वो स्ट्राइक है। लॉकआउट होता है जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्री को लॉक लगा देता है कि आज से काम बंद है, जिसने काम ढूंढना है ढूंढ ले, उनको सैलरी नहीं मिलती, तो मिल ओनर्स ने लॉकआउट कर दिया। तो एक कॉन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन डेवलप हो गई। अब इस कॉन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन में अनुसुआ एंड अंबालाल साराभाई महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं कि आके इस जो डेडलॉक सा हो गया इसे रिजॉल्व करो। इंटरेस्टिंगली अंबालाल साराभाई वॉज वन ऑफ द मिल ओनर्स एंड अनुसुआ साराभाई शी वॉज अदरवाइज सिस्टर ऑफ अंबालाल साराभाई, लेकिन शी वॉज अ सोशल वर्कर जो वर्कर्स की बेनिफिट्स के लिए, जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रही होती है। तो ही वॉज अ मिल ओनर एंड शी वॉज अ सोशल वर्कर, अदरवाइज भाई बहन थे दोनों। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यार हम एक काम करते हैं, महात्मा गांधी को इन्वाइट कर लेते हैं। रिस्पेक्टेड लीडर हैं, चंपारण में अभी उन्होंने सक्सेसफुल सत्याग्रह रन किया, साउथ अफ्रीका में इनका बहुत नाम था, तो हमारा जो ये सिचुएशन सी क्रिएट हुई है इसको ये रिजॉल्व कर देंगे। महात्मा गांधी अपना एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का, वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वर्कर्स की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा जेन्युइन है एंड मिल ओनर्स वर्कर्स को बहुत कम सैलरी दे रहे हैं एज ऑफ नाउ। अगर वो प्लेग बोनस देना बंद करते हैं तो वो वर्कर्स के फेवर में सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं, वर्कर्स के फेवर में स्ट्राइक अगेन, हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। तो जब महात्मा गांधी पुट्स हिज लॉट विद दी वर्कर्स तो मिल ओनर्स को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन महात्मा गांधी भी ऐसा जिद पे अड़के नहीं वर्कर्स का साथ देते। उनको बोलते हैं कि भाई तुम लोग 50% जो रेज डिमांड कर रहे हो बहुत ज़्यादा होती है किसी के लिए भी देने के लिए, तुम एक काम करो, तुम अपनी डिमांड को कम कर दो, इंस्टेड ऑफ 50% रेज तुम 35% रेज डिमांड करो। वर्कर्स कहते हैं जी ठीक है। फिर नेगोशिएशंस ओपन होती हैं, कुछ वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अल्टीमेटली जो मैटर रिजॉल्व किया गया था 27.5% हाइक मिली थी वर्कर्स को। तो नॉट दैट एग्जैक्टली जो वर्कर्स की डिमांड थी कि 50% हाइक हो वो अचीव हुई। ये महात्मा गांधी का एक सेट पैटर्न है। सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ डिमांड होती है, उस डिमांड को लेके ही अपना मूवमेंट, अपना सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। देन सत्याग्रह अच्छे से चल रहा होता है, लोगों की सपोर्ट भी होती है, देन नेगोशिएशंस ओपन होती हैं, सरकार करे, मिल ओनर्स करें, कोई भी केस टू केस बेसिस पे, देन नेगोशिएशंस ओपन होती हैं। डिमांड, सत्याग्रह, नेगोशिएशंस एंड देन कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जो एक्चुअल डिमांड होती है उससे थोड़ा से कम में सेटल हो जाते हैं ये। इनकी ये वाली इंटेंशन नहीं होती कि या तो मेरी गल मनो नहीं तो फिर मैं नहीं खेड़दा, आप पे बैटिंग कर लो। इनका ये वाला इंटेंशन नहीं है कि डिमांड है, सत्याग्रह लॉन्च करेंगे उस डिमांड को अचीव करने के लिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से नेगोशिएशन या जो भी अपोजिट पार्टी होती है उसकी तरफ से नेगोशिएशंस ओपन होती हैं एंड देन एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला मान लिया जाता है। ये पैटर्न यहाँ भी हमें अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक में भी हमें देखने को मिलता है। तो दिस वॉज हाउ दिस मुद्दा वॉज रिजॉल्व्ड। नेक्स्ट है हमारे पास खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918। ये भी गुजरात में ही एरिया खेड़ा। यहाँ पत्तीदार पेजेंट्स होते हैं। रिसेंटली आपने मतलब 2-3-4 साल पहले आपने देखा होगा हार्दिक पटेल जी काफ़ी न्यूज़ में थे पत्तीदार आंदोलन के केस में कि पत्तीदार पेजेंट्स को ओबीसीज में कोटा मिला जाए, ओबीसीज में इंक्लूड किया जाए। तो ये पत्तीदार पेजेंट्स कौन है? ये रिच पेजेंट्स थे। अब यहाँ वाला भी इसके भी कंटेक्स्ट को समझने के लिए पहले तो मुझे बताओ कि गुजरात महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला जो एरिया है, वहाँ किस तरह के रेवेन्यू सेटलमेंट है? परमानेंट, महलवारी के रैयतवारी? वहाँ पे है रैयतवारी सेटलमेंट। रैयतवारी सेटलमेंट में क्या कोई जमींदार एग्जिस्ट करता है? नहीं। दी सेटलमेंट इज डायरेक्टली विद दी पेजेंट। नाउ पेजेंट्स आर सपोज टू पे टैक्स, पेजेंट्स आर सपोज टू पे रेवेन्यू टू दी सरकार। यहाँ वापिस आते हैं हमारी पोजीशन पे, हमारी सिचुएशन पे। ये आपने याद रखना कि रैयत वाला एरिया चंपारण
परमानेंट सेटलमेंट वाला एरिया था, जमींदारी सिस्टम वाला एरिया था। तो यहाँ पर रिच पत्तीदार पेजेंट्स थे, ये लैंडेड पेजेंट्स थे जिनके पास ठीक ठाक ज़मीन थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दी हार्ड सिचुएशन दैट ईयर कि वहाँ रेन्स भी नहीं आई थी, सूखा पड़ गया था, फेमीन के चांसेस थे, हाई इन्फ्लेशन तो चली रही है वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, प्लेग आपको मैंने बताया कि गुजरात वाले रीजन में प्लेग फैल गया था। तो इन सब कारणों की वजह से जो पत्तीदार पेजेंट्स थे वो काफ़ी परेशान थे। मतलब एज सच कोई ऑप्रेसर नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, बिकॉज ऑफ दी ज्योग्राफिकल एंड दी नेचुरल एंड दी अदर हिस्टोरिकल रीजंस ये परेशान थे। रेंज नहीं थी, फेमाइन आया हुआ था, हाई इन्फ्लेशन थी, प्लेग फैला हुआ था। तो ये सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा, क्योंकि इस साल बहुत प्रॉब्लम्स एक साथ ही आ गई हैं, तो आप हमारा रेवेन्यू सस्पेंड कर दो, रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो सस्पेंड कर दो इस साल के लिए, अगले साल के लिए, जब तक भी आप कर सकते हो। लेकिन नहीं, सरकार इंसिस्ट करती है कि ऐसे कैसे सस्पेंड कर दो, सब लोग टैक्स देंगे। अगर इन्फ्लेशन है तुम्हारी प्रॉब्लम है, प्लेग आया हुआ है तुम्हारी प्रॉब्लम है, से कि रेंज नहीं आई है तो हम क्या करें, टैक्स तो दोगे ही तुम। तो सरकार इंसिस्ट करती है कि ये सारे के सारे पेजेंट्स टैक्स देंगे। ये कहते हैं कि हम टैक्स कहाँ से दे दें जब हमारी फसल ही नहीं आई, फसल ही नहीं हुई या कम हुई है। तो इस कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी बिटवीन द पत्तीदार पेजेंट्स एंड सरकार, बॉम्बे गवर्नमेंट इंसिस्ट करती है कि टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, ये अपने ठग्स ठुग्स भेज देती है उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करने के लिए, लैंड्स कन्फिस्केट करने के लिए, लैंड्स को ऑक्शन वगैरह कर देती है। जब ऐसे स्टेप्स उठाना स्टार्ट करती है सरकार, अब पेजेंट्स जो लोकल लीडर्स हैं वो महात्मा गांधी को इन्वाइट करते हैं। शंकर लाल पारिक एंड मोहन लाल पांड्या, ये लोकल पेजेंट लीडर्स होते हैं खेड़ा वाले रीजन के, प्लस सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे लोकल लीडर होते हैं। तो ये लोग महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं एंड महात्मा गांधी इस आंदोलन की लीडरशिप लेते हैं। ये भी पेजेंट्स के फेवर में सरकार के अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, द खेड़ा सत्याग्रह। इसमें महात्मा गांधी, लाइक व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, इसमें महात्मा गांधी पेजेंट्स को बोलते हैं, वही जो हमने कल आइडियोलॉजीज डिस्कस की थी ना, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस डिस्कस किए थे कि सरकार के पास पावर कहाँ से आती है, क्योंकि तुम सरकार को टैक्सेस देते हो। तुम सिविल डिसोबीडियंस करो, तुम सरकार को टैक्सेस देना बंद कर दो, नो रेंट कैंपेन, नो रेवेन्यू कैंपेन चला दो कि सरकार को बोलो कि हम तो नहीं टैक्स दे रहे। सरकार के पास क्या ऑप्शन है, सरकार आपकी लैंड्स कन्फिस्केट कर लेगी अगर आप टैक्सेस नहीं दोगे। तो एक बार कहते हैं कि सरकार को कर ही लेने दो जो करती है सरकार, बाद में हम देख लेंगे। तो सरकार अपना पूरा जोर लगा लेती है, ज़मीनें भी कॉन्फिस्केट कर लेती है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर भी कब्जा कर लेती है, सब चीज़ों को नीलाम करके बेचने की भी कोशिश करती है। अब बेचना तो इंसानों को ही था, जो खरीदते थे उनके अगेंस्ट भी ये सोशल वो बॉयकॉट वगैरह कर देते थे कि हम इनको बुलाएंगे नहीं जो हमारी ज़मीन खरीदेगा। तो इस तरह इन्होंने अपना सत्याग्रह लॉन्च किया एंड इवेंचुअली बॉम्बे गवर्नमेंट मान जाती है कि ठीक है जी, हम आपकी डिमांड्स मानने के लिए तैयार हैं। आप रेवेन्यू सस्पेंशन की आपकी डिमांड थी बिकॉज ऑफ सम नेचुरल प्रॉब्लम्स, तो हम उस डिमांड को मानते हैं। सस्पेंडेड द रेवेन्यू पेमेंट फॉर 2 years एंड जो कन्फिस्केटेड लैंड्स थी, ये मनी नहीं है, कन्फिस्केटेड लैंड्स थी जो, वो भी रिटर्न कर देती है पेजेंट्स को। इस तरह महात्मा गांधी का ये जो तीसरा सत्याग्रह था ये भी सक्सेसफुल हुआ। तो ये 3 लोकल लेवल पे महात्मा गांधी ने एक्सपेरिमेंट्स किए एंड उन्हें थोड़ा सा पता चला कि लोग उनके आइडियाज से लाइक थोड़ा सा रेजोनेट कर रहे हैं कि नॉन वायलेंट स्ट्रगल होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन ले तो घबराना नहीं है, गवर्नमेंट को एक्शन लेने दिया जाए। इवेंचुअली अगर सब लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो गवर्नमेंट को हार माननी पड़ेगी एंड वो हुआ भी है, चंपारण वाले केस में भी एंड यहाँ खेड़ा वाले केस में भी, टू अ सर्टेन एक्सटेंट मिल वर्कर्स वाले केस में भी। वहाँ सरकार नहीं थी, वहाँ मिल वर्कर्स थे, कैपिटलिस्ट थे। तो इस तरह से गांधी जी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ, ये जो मैंने टेक्निक साउथ अफ्रीका में डेवलप की हैं वो मैं इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो गांधी जी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द पीपल द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी एक्वायर्ड द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, हेल्प गांधी जी गेन पॉपुलैरिटी। ये इनका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट अब हम आएंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बाद रोलैट सत्याग्रह के ऊपर। दिस सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट ट्रू ऑल इंडिया सत्याग्रह। इससे पहले जितनी भी मूवमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग जो स्वदेशी मूवमेंट आपने पढ़ी है, वो लाइक
लोकलाइज थी, काइंड ऑफ ऑल इंडिया नहीं थी, वो बंगाल में कंसंट्रेट कर रही हैं, कुछ सेंटर्स में कंसंट्रेट कर रही हैं। ये पहली मूवमेंट थी जो ऑल इंडिया लेवल पे जिसने एक बज़ सा क्रिएट किया, रॉलेट सत्याग्रह। इस पे आते हैं, ये इसका कंटेक्स्ट समझो। पहले तो हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ा है। वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, उस टाइम पे हमारे कुछ क्रांतिकारी लोग क्या सोच रहे थे, अब ब्रिटेन टेंशन में है, ब्रिटेन की इंटरनेशनली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम ब्रिटेन की वीक मूवमेंट का इस्तेमाल करें एंड ब्रिटेन के दुश्मनों के साथ मिलके ब्रिटेन के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी कर दें, ब्रिटेन के अगेंस्ट एक विद्रोह कर दें। ये इंटेंशन थी। वो जो ऑल इंडिया रिवोल्ट करने की स्कीम बना रहे थे, बाघ जतिन, रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराबा, ये सारे गदराइट्स, तो ये तो हमारे रेवोल्यूशनरीज की इंटेंशन थी। लेकिन सरकार ने भी क्या किया था, वॉर टाइम इमरजेंसी पावर्स की मदद से इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को बहुत इजीली सप्रेस कर दिया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 पास किया, उसमें सरकार ने अपने आप को पावर दे दी कि बिना कोई केस चलाए हम किसी को भी उठा के ले जाएंगे, सीधा काला पानी की सजा करेंगे, कोई केस कूस नहीं चलेगा। 20 साल के लिए फेंक दिया, 30 साल के लिए फेंक लिया, ताउम्र फेंक दिया काला पानी में, अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में। तो इन एमरजेंसी पावर्स की मदद से सरकार का हैंड बहुत स्ट्रांग हो गया था एंड ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को सप्रेस कर रहे थे। अब वॉर खत्म हो गई है, वर्ल्ड वॉर 1 तो 1918 में ख़त्म हो गई है एंड उसके साथ वॉर टाइम एमरजेंसी पावर्स भी ख़त्म हो गई हैं। अब सरकार अपना कंट्रोल किस तरह से बनाएगी उन क्रांतिकारियों के ऊपर? तो सरकार कहती है कि हमें एक एडिशनल लॉ चाहिए जो हमारा हैंड उसी तरह से स्ट्रॉन्ग करके रखे जिस तरह से डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ने किया था। तो ये होता है रॉलेट एक्ट, मतलब वो प्रपोज करते हैं कि हम एक एक्ट बनाते हैं, इंडियन सेडिशियस कमेटीज बिल होता है ये, जिसे हम प्यार से रॉलेट बिल बोल देते हैं, रॉलेट एक्ट बोल देते हैं, क्योंकि जिस कमेटी ने बिल ड्राफ्ट किया था उसके चेयरपर्सन थे सर सिडनी रॉलेट। तो इनके नाम के ऊपर हम रॉलेट एक्ट बोल देते हैं या रॉलेट बिल बोल देते हैं। आइडिया क्या था इस रॉलेट एक्ट का, रॉलेट बिल का, कि गवर्नमेंट को एमरजेंसी पावर्स दी जाएं, गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग पावर्स दी जाएं, नो अपील, नो वकील, नो दलील, कि गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं की जा सकती, गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट तुम कोई दलील नहीं दे सकते, गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट कोई तुम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी नहीं होएगी, सीधा चुक के ले जाएंगे। तो नो अपील, नो वकील, नो दलील वाली पावर्स देने की इंटेंशन थी इस रॉलेट एक्ट की, रॉलेट बिल की। नाउ वही चीज लिखी हुई, इट आर्म द गवर्नमेंट विद द पावर्स टू सप्रेस ऑल एक्टिविटीज अलाउइंग डिटेंशंस विदाउट ट्रायल, ये कोई केस कूस नहीं होगा, दिस अलाउइंग अपील्स अगेंस्ट दी डिसीजन, बस इसका आपने वही याद रखना है, नो अपील, नो वकील, नो दलील। अब बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है? जब वो लेजिस्लेचर द्वारा पास किया जाता है। लेजिस्लेचर 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, 60 मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें से 27 इलेक्टेड इंडियंस थे, इनमें से कुछ मुस्लिम्स थे, कुछ जनरल इलेक्टोरेट के थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी आप लोगों ने पढ़ा, इंट्रोड्यूस हो गया। अगर सारे इंडियंस इस एक्ट को अपोज करेंगे, इस बिल को अपोज करेंगे, तो क्या फिर भी सरकार ये एक्ट बना सकती है कि नहीं बना सकती है? क्योंकि सरकार के पास 50% मेजॉरिटी है, 60 मेंबर्स हैं, 33 मेंबर तो सरकारी मेंबर्स हैं, सिर्फ 27 मेंबर्स ही इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ऑल द 27 इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स अपोज दिस बिल। हिंदूज जो जनरल इलेक्टोरेट वाले हैं वो भी एंड मुस्लिम इलेक्टोरेट वाले हैं वो भी, ऑल दी 27 इलेक्टेड मेंबर्स अपोज दिस बिल। लेकिन बिल फिर भी पास हो जाता है क्योंकि सरकार के पास मेजॉरिटी है। इसमें एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे, सरकार के पास मेजॉरिटी है यानी कि सरकारी बंदे काउंसिल में बैठे हुए हैं एंड सरकारी बंदों में से कौन आ जाता है, मतलब अ फ्यू पीपल वर द पर्सन्स हु वर इंक्लूडेड इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हमने 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही पढ़ा है
कि इंडियनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी हो गई थी। एक इंडियन मेंबर को इन्होंने इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल? लॉर्ड एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा तो इस टाइम तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिटायर हो गए थे। एक और बंदे थे शंकरन नायर, केरला के लीडर थे, केरला के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं शंकरन नायर। ही वॉज दी मेंबर ऑफ इंडियन मेंबर ऑफ वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्योंकि ये वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, ये यहाँ भी बैठता था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ही वॉज दी ओनली इंडियन हु सपोर्टेड दिस बिल, रोलैट बिल। तो क्योंकि सरकार के पास मेजोरिटी थी, बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया एंड पूरे देश में एक एंगर की वेव पैदा हुई। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि वो एक सत्याग्रह, ऑल इंडिया सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, ऑल इंडिया मूवमेंट टू अपोज दिस ब्लैक एक्ट भी इसे बोला। अब लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि महात्मा गांधी ऑल इंडिया मूवमेंट, अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 लोकल मूवमेंट्स लॉन्च किए हैं या सक्सेसफुली रन किए हैं। अगर ये ऑल इंडिया मूवमेंट रन करना चाहते हैं तो उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी चाहिए, लोकल लेवल पे लीडर्स चाहिए जो लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, एजेंडा देंगे। वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? तो आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस ऑलरेडी इतने टाइम से चली आ रही ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या थी कि एवर सिंस द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 इट वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। एंड मॉडरेट्स का आप लोगों को पता ही है कि वो लोग मासेस को इन्वॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो कहते हैं कि जी हम तो अपना बस मीटिंग्स करेंगे, पिटीशंस ड्राफ्ट करेंगे एंड दैट्स ऑल। जब तिलक रिलीज होते हैं, बाल गंगाधर तिलक वाज रिलीज फ्रॉम द मांडले जेल एंड होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करनी होती है, उस टाइम पे एनी बेसेंट भी मॉडरेट लीडर्स को यही बात बोलती है कि या तो आप अपना लोकल ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डेवलप करना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों ने नहीं किया, अगर मॉडरेट्स ने ये चीज़ नहीं की कि कांग्रेस को लोकल लेवल पे हम डेवलप करते हैं, तो एनी बेसेंट ने बोल दिया था कि मैं अपना ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क खुद से डेवलप कर लूँगी, मैं अपनी होम रूल लीग स्टार्ट कर लूँगी जिसके लोकल नेटवर्क एग्जिस्ट करेगा। अब कांग्रेस ने तो हाथ उठा दिए थे कि भी हम तो करेंगे नहीं, मॉडरेट लीडर्स ने तो साफ मना कर दिया कि कोई लोकल लेवल पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। तो एनी बेसेंट ने अपना एक लोकल ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डेवलप कर लिया होम रूल लीग का। अब महात्मा गांधी उसी होम रूल लीग के ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं इस रोलेट सत्याग्रह को रन करने के लिए। एंड यही उन्हें कांग्रेस की एक ड्रॉबैक, कांग्रेस की एक वीकनेस भी पता चलती है कि अगर कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन वही नेशनल मूवमेंट को लीड करना चाहती है तो उसे अपना लोकल नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा। लोकल लेवल पे कांग्रेस कमेटीज बनानी पड़ेंगी, प्रोविंशियल लेवल पे, टाउन लेवल पे, विलेज लेवल पे, हर लेवल पे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो हम एक मास मूवमेंट डेवलप कर पाएंगे। तो ये डेफिशिएंसी महात्मा गांधी ने रियलाइज की रोलेट सत्याग्रह के टाइम पे, क्योंकि उन्हें होम रूल लीग के नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करना पड़ा था। हालांकि काफ़ी अच्छा नेटवर्क था एंड काफ़ी सक्सेसफुली रन हुआ सत्याग्रह, लेकिन क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया वर नॉट सफिशिएंटली ट्रेंड इन द डिवाइस ऑफ सत्याग्रह, इन द डिवाइस ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। अहिंसा हमेशा अडहेयर टू करना ही करना है। अपने वाले लोगों को था कि चलो अहिंसा करना है, लेकिन अगर सरकार कोई वॉयलेंट एक्शन ले रही है, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो सरकार वो सरकारी ऑफिसर्स या सरकारी सर्वेंट्स के अगेंस्ट एक्शन भी ले लेते थे कि जला दो पुलिस स्टेशन, तोड़ दो बसें। तो ये जो हमारा सिस्टम है पुराने टाइमों से चला आ रहा है। मीटिंग्स वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री बट अनफॉर्चुनेटली देयर वर सेवरल वॉयलेंट इंसिडेंट्स इन पंजाब, गुजरात एंड बंगाल। पता ही है आपको, गरम खून। डीपली अपसेट, गांधी एडमिटेड कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आई हैव कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन भी बनता है इस पे कि किस मूवमेंट के कंटेक्स्ट में गांधी जी बोलते हैं कि मैंने हिमालयन ब्लंडर कमिट कर दिया अभी इतनी जल्दी ये ऑल इंडिया सत्याग्रह लॉन्च करके। एंड इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है, कुछ बुक्स में आपको हो सकता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसका आंसर मिले कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कंटेक्स्ट में महात्मा गांधी ने ऐसे बोला चौरी चौरा वाले इंसिडेंट के केस में। वो आंसर नहीं है। रोलेट सत्याग्रह के केस में महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रोबेबली शायद मैंने एक बहुत बड़ी गलती कमिट कर दी, लोगों को मैंने अभी नॉन वायलेंस के बारे में तो बताया ही नहीं है,
लोगों को मैंने ट्रेनिंग ही नहीं दी कि अहिंसा को हमेशा अडेयर टू करना है, कि वही जो हमने कल फिलोसफी पढ़ी, आई फॉर एन आई वुड मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मैंने पहले ये लोगों को समझाया तो है ही नहीं है। लोग मेरी मैसेज को इग्नोर करके अपनी मर्जी से सत्याग्रह रन करना चाहते हैं, ये मेरे को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसने, गांधी जी ने मूवमेंट ही कॉल ऑफ कर दी। अरे भाई, कॉल ऑफ ये वाला होता है डबल एफ के साथ। तो द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी, बट ऑलरेडी मूवमेंट तो कॉल ऑफ हो गई। अब लोगों के सेंटीमेंट्स पहले रेज कर दिए गांधी जी ने, क्योंकि उन्होंने वॉलेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया। अब उन्होंने मूवमेंट विड्रॉ कर लिया। अब लोगों के जो जज्बात हैं वो एक हाई पॉइंट पे आए हुए हैं। बट ऑलरेडी दिस रोलेट सत्याग्रह सेट इनटू मोशन अ चेन ऑफ रिएक्शन कल्मिनेटिंग इन दी जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि पंजाब में 2 लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्य, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन 2 लीडर्स अरेस्ट हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल। अब जैसे इन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, पंजाब के लीडर्स, पंजाब के जो आम लोग थे, वो ऑलरेडी रोलेट सत्याग्रह वाले मूड में थे, एजिटेटेड स्टेट में थे। वो लोग कहते हैं कि अब हम धरने पे बैठेंगे, अब हम डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, अब हम स्ट्राइक्स करेंगे, क्योंकि लोग इतनी एजिटेटेड स्टेट में होते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है, पंजाब की सरकार को, पंजाब की गोरी सरकार को लगता है कि अब शायद हमारे बस की बात नहीं है इस लोगों इतनी जो लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए हैं इस चीज़ को कंट्रोल कर पाना। तो वो क्या करते हैं, वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर कर देते हैं। दे हैंड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन टू द मिलिट्री अथॉरिटीज़ एंड लीडर आते हैं, मिलिट्री जो जनरल आते हैं, ब्रिगेडियर जनरल डायर। ब्रिगेडियर जनरल डायर आते ही सारे पंजाब में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा देते हैं कि कोई बंदे इकट्ठे नहीं होंगे। धारा 144 कर्फ्यू लग गया कि बंदे इकट्ठे नहीं होंगे, 4 लोगों की मीटिंग्स, 4 लोगों से ज़्यादा लोग बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब 13 अप्रैल का दिन, वैसाखी का शुभ दिहाड़ा, तो लोग कहते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि हम जलियांवाला बाग में एक प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे टू हेल्प विद दी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, कि हम तो आएंगे, मीटिंग करेंगे, सरकार को अपोज करेंगे कि उन्होंने हमारे लीडर्स को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया। अब इसके बाद क्या हुआ आप सब लोग जानते हो। जनरल डायर, because he wanted to teach Indian people a lesson, he wanted to set an example, he wanted to instill fear in the minds of Indians। तो वो जलियांवाला बाग का आपको पता है कि एक ही एंट्री पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अपने बंदे स्टेशन कर दिए। अब जो मीटिंग हो रही है, जो पब्लिक मीटिंग हो रही है, वो आम जनता कहीं डिस्पर्स नहीं कर सकती। अभी भी विदाउट वार्निंग जनरल डायर अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे देते हैं कि गोली चला दो। तो so many people were massacred in this incident। Obviously पूरे देश के जो से के इमोशंस थे, नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स थे, वो इस इंसिडेंट से हर्ट हुए। दिस इंसिडेंट shook the entire nation। लेकिन आप देखो अंग्रेज सरकार कितनी ही अनरिपेंटेंट है। इन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया कि ओहो जी, जनरल डायर ने शायद बहुत गलती कर दी है, हम एक इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करते हैं जो इस इंसिडेंट में इंक्वायर करेगा। हंटर कमेटी बैठती है जलियांवाला बाग को के इंसिडेंट को इंक्वायर करने के लिए। 2 हंटर्स मैंने आपको टेस्ट की डिस्कशन में बताया था, इंपॉर्टेंट है, एक हंटर कमेटी, एक हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे एजुकेशन के कंटेक्स्ट में अपॉइंट किया जाता है। हंटर कमेटी जलियांवाला बाग के केस में अपॉइंट की जाती है। हंटर कमेटी लेकिन जनरल डायर को क्लीन चिट दे देती है, भाई इसने कोई गलत नहीं किया, इसकी मजबूरी थी, इसे मजबूरी में अपनी ड्यूटी निभाते हुए गोलियां चलाने का ऑर्डर देना पड़ा। नाउ इट अगेन ऑफेंडेड द पॉलिटिकल सेंटीमेंट्स ऑफ इंडियंस। नाउ इस सारे इंसिडेंट ने ग्राउंड प्रिपेयर किया हमारी अगली मूवमेंट के लिए, दैट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वहाँ कुछ इंटरनेशनल मुद्दे भी चल रहे थे, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन जलियांवाला बाग वाज वन ऑफ द की फैक्टर्स दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अगले जो फर्स्ट ऑल इंडिया मास मूवमेंट का फेस आया, दैट वी नो ऑफ एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये कवर कर लिया हमने, अब हम आते हैं पहले खिलाफत मूवमेंट के ऊपर।
खिलाफत। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, शायद लास्ट में पढ़ा था। वर्ल्ड वॉर 1 में हमने किया था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया या फिर यूएसए, मतलब पहले रशिया बाद में यूएसए। दे वर फाइटिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, या फिर टर्की के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो ऑटोमन एम्पायर। टर्की आज की डेट में, उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसने जीती? इन्होंने आप सबको पता है कि दीज वर दी विक्टर्स इन वर्ल्ड वॉर 1। ये लूजर्स थे। ऑफ कोर्स लूजर्स के अगेंस्ट एक हार्श ट्रीटी इम्पोज की गई, जैसे जर्मनी के अगेंस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सेल इम्पोज की गई। जर्मनी को काफ़ी हार्श टर्म्स प्रेजेंट की गई। सो वॉज द केस विद अदर पावर्स ऑल्सो। लेकिन अब यहाँ पे हम ये सारी कहानी इस कंटेक्स्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? टर्की का जो रूलर था, ऑटोमन एम्परर, ऑटोमन एम्पायर का एम्परर, वो मुस्लिम कम्युनिटीज का पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का पॉलिटिकल लीडर था। आपने वर्ड किया होगा मेडिवल हिस्ट्री में खलीफा या कैलिफ। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद ये इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा स्टार्ट हुआ था, कैलिफ स्टार्ट हुआ था। इंग्लिश में बोलो तो कैलिफ, हमारी देसी भाषा में बोले तो खलीफा। जब तक प्रॉफिट मोहम्मद जिंदा थे, जो रिलीजियस अथॉरिटी थी एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, दोनों अथॉरिटीज प्रॉफिट मोहम्मद के पास थी। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद जो रिलीजियस अथॉरिटी है वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है ओवर द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी ग्लोबली, जहाँ भी मुस्लिम्स हैं, उनका पॉलिटिकल लीडर कौन होगा? कैलिफ होगा, खलीफा होगा। अब पूरी मिडिवल हिस्ट्री में चलते चलाते जैसे जैसे खलीफा वाला इंस्टीट्यूशन चला आ रहा है, कभी कोई अपने आप को खलीफा क्लेम कर लेता है, कभी कोई क्लेम कर लेता है। ये इस्लामिक स्टेट सीरिया में जो इस्टेब्लिश हुई है, उसके अबू बकर बगदादी ने भी अपने आप को खलीफा ही प्रोक्लेम किया था। तो खलीफा से हम क्या समझते हैं? द पॉलिटिकल हेड, द सिंबॉलिक पॉलिटिकल हेड ऑफ द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी ग्लोबली, मतलब किसी एक देश का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब टर्की का सुल्तान अपने आप को, ऑटोमन एम्परर अपने आप को खलीफा बताता था एंड दुनिया भर के मुस्लिम्स उसकी उस तरह से रिस्पेक्ट भी करते थे। टर्की के सुल्तान, ऑटोमन एम्परर के कंट्रोल में मुस्लिम होली प्लेसेस आती थी, मक्का, मदीना, पैलेस्टीन, जेरूसलम वाला जो एरिया है। अब क्योंकि इन्होंने हरा दिया, थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर का कंटेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है खिलाफत मूवमेंट में? क्योंकि इन्होंने हरा दिया है ब्रिटेन ने, मतलब सो टू से हम सिर्फ 2 पावर्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया है। अब ब्रिटेन टर्किश एम्परर को हार्शली ट्रीट करेगा जिस तरह से वो जर्मनी को हार्शली ट्रीट कर रहा है। तो दुनिया भर के मुस्लिम्स खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, खिलाफत को बचाने की कोशिश करते हैं। इंडिया के मुस्लिम्स भी इस मूवमेंट में जंप करते हैं कि हमें भी खिलाफत को बचाना है, हमें भी कैलिफ को बचाना है, हमने भी खलीफा को बचाना है। जो मुस्लिम होली प्लेसेस हैं, मक्का, मदीना, जेरूसलम, हमने इंश्योर करना है कि ये जो मुस्लिम प्लेसेस हैं ये अंग्रेज़ों के हाथ में ना चले जाएं, ये मुस्लिम्स के हाथ में ही रहें, टर्की के ही हाथ में रहें, ऑटोमन एम्पायर के एम्परर के हाथ में ही रहें। एंड क्योंकि ऑटोमन एम्परर हमारा रिस्पेक्टेड लीडर है, खलीफा है, तो हम चाहते हैं कि भाई उसे थोड़ा सा हमारे सेंटीमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए आप उसे थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो, उसको प्रॉपर लैंड्स उसे दी जाएं, उसके प्रॉपर अथॉरिटी दी जाए। तो दैट वाज द कंटेक्स्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ये पैन इस्लामिक मूवमेंट थी, ग्लोबल मूवमेंट थी। इंडियन मुस्लिम्स इसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का फैसला करते हैं। द कॉज हैड, मतलब खिलाफत मूवमेंट हैड नथिंग पर्टिकुलरली टू डू विद इंडिया। इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका ग्लोबल ये वाला, दिस वाज द कंटेक्स्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। इंडियन मुस्लिम लीडर्स ने, अब ऐसा नहीं है कि इंडियन मुस्लिम लीडर्स निहायती कट्टर थे, उन्हें खलीफा की बहुत टेंशन थी। यहाँ भी थोड़ा सा सर्टेन सेक्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वाज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट द खलीफा।
लेकिन मोस्ट ऑफ जो इंडियन मुस्लिम लीडर्स थे, दे जस्ट वांटेड टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी कि अब एक ग्लोबल सिचुएशन सी क्रिएट हुई है, लेट अस यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू लाइक रेज द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। हम इंडियन मुस्लिम्स जिन्हें लाइक फ्रीडम मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने कामों काजों में व्यस्त हुए रखे हैं, मुस्लिम लीग उनको पॉलिटिकली इन्वॉल्व करने के लिए कुछ कर नहीं रही है। मुस्लिम लीग अपने ही लाइक वो मॉडरेट फेज में चल रही है कि हम बस बड़े बड़े ज़मींदार हैं, वो अपनी मीटिंग्स करेंगे एंड रेजोल्यूशंस पास करेंगे, चले जाएंगे। जो मुस्लिम मासेज हैं, लोग हैं, उनको नेशनलिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है। तो कुछ मुस्लिम लीडर्स इंडिया के सोचते हैं, जैसे जो न्यू लीडर्स होते हैं, मौलाना आज़ाद, अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब ऐसे जो यंग लीडर्स होते हैं, वो इस कॉज का इस्तेमाल करना चाहते होते हैं फॉर रेजिंग द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, कि तुम लोग कहाँ लाइक सोए पड़े हो, तुम लोग भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो। तो दिस वॉज द कंटेक्स्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। कॉज वॉज, एक सेकंड डिलीट कर देते हैं ये, caused by the resentment among the Indian Muslims over treatment meted out to the Ottoman Empire after World War I. Treaty of Sevres हुई थी इनके साथ। प्रॉब्लम क्या थी कि Ottoman Emperor was regarded as Khalifa or Caliph, head of the entire Muslim community. Though it was a pan-Islamic movement, कि global movement थी, and cause nothing to do with India specifically. Yet, अब इसका political इस्तेमाल किस तरह से हुआ? Opportunity. Nationalists used it as an opportunity to arouse the nationalist feeling among the Indian Muslims, कि ताकि जो masses of Muslims हैं वो भी freedom struggle में participate करें। At the Muslim League's 1918 annual session in Delhi, Muhammad Ali अंसारी, M.A. अंसारी डिमांडेड द रेस्टोरेशन ऑफ अरब लैंड्स टू द कैलिफ, वही कि जो मुस्लिम होली प्लेसेस हैं वो कैलिफ के कंट्रोल में ही रखी जाएं। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी 1918 है, अभी रोलेट सत्याग्रह भी स्टार्ट होना है, अभी जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट भी होना है। 1918 की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के इमीडिएटली बाद वाला जो टाइम चल रहा है। यहाँ गांधी जी डिसाइड करते हैं कि ये जो मुस्लिम्स अपनी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्रिएट करने के लिए। हम कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन को खिलाफत कॉज के लिए सपोर्ट लाइक खिलाफत कॉज में जंप इन करवा देते हैं कि कांग्रेस भी खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस भी इंडियन मुस्लिम लीडर्स की डिमांड को सपोर्ट कर रही है। तो उससे क्या होगा कि जो एक सस्पिशन सी है कि मुस्लिम्स के दिमाग में, मुस्लिम कम्युनिटी के दिमाग में, कि शायद कांग्रेस उनके कंसर्न से लाइक रेजोनेट नहीं करती है, शायद कांग्रेस उन्हें अपना नहीं समझती है। तो ये जो एक सस्पिशन सी दिमाग में चली आ रही है, इस चीज़ का शायद सोल्यूशन निकल जाए। तो द अपॉर्चुनिटी वॉज यूज्ड बाय महात्मा गांधी टू गिव फुल सपोर्ट टू द मुस्लिम कॉज। क्या उनकी इंटेंशन क्या थी? विद द व्यू टू ब्रिंग अ यूनाइटेड हिंदू मुस्लिम फ्रंट। तो इस तरह से एक यूनाइटेड खिलाफत नॉन कॉपरेशन की एक बैकग्राउंड सी बन रही है। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। सितंबर 1919 में, अगले साल, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनती है। सेठ छोटानी ऑफ बॉम्बे एंड मौलाना शौकत अली, अली ब्रदर्स का आप नाम याद रखेंगे। शौकत अली एंड दूसरे थे मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, वो अलग है। शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली, ये दो अली ब्रदर्स का नाम आप याद रखेंगे इस मूवमेंट के कंटेक्स्ट में। तो सितंबर 1919 में एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनती है। सेठ छोटानी ऑफ बॉम्बे इसके प्रेसिडेंट होते हैं एंड मौलाना शौकत अली इसके सेक्रेटरी होते हैं। यही कमेटी एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। कमेटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है कलकत्ता में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी बनते हैं आज़ाद भारत के। आज़ादी के टाइम पे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी होते हैं।
तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के प्रेसिडेंटशिप में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है एंड डिसीजन क्या लिया जाता है, रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन फेवर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी ऑलरेडी इनके आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इन्हें बता रहे होते हैं कि हम इस तरह से एक नेशनल ऑल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये खिलाफत वाले लीडर्स अग्री करते हैं कि हाँ जी हम एक यूनाइटेड हिंदू मुस्लिम फ्रंट बना के जिस तरह से गांधी जी बोल रहे हैं उस तरह से एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो खिलाफत कमेटी बॉम्बे में अपनी मीटिंग में अनाउंस करती है कि इट इज स्टार्टिंग इट्स नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। बस ये ऊपर वाला आपने याद रखना है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी कौन थे, एंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस जिसमें डिसीजन लिया जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं वो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद होती है। ठीक है जी। इवेंचुअली क्योंकि मुस्लिम्स ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की होती है, खिलाफत कमेटी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की होती है वो गांधी जी से के साथ टॉक्स के बाद ही स्टार्ट की होती है। उधर पैरेलली गांधी जी क्या करते हैं, कांग्रेस को बोलते हैं कि भाई उन्होंने तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट भी करती है, हम लोग भी तो स्टार्ट करें, हम लोग भी तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से एक नेशनल ऑल इंडिया स्ट्रगल के मोड में लेके आए। तो उधर कांग्रेस पैरेलली अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला देती है, खिलाफत मूवमेंट वाले अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला देते हैं। तो दोनों मूवमेंट्स पैरेलली चलती हैं एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई। इस तरह से पहली ऑल इंडिया मास मूवमेंट डेवलप हुई। द मूवमेंट लेटर मर्ज विद द वाइडर नेशनलिस्ट स्ट्रगल। अब कांग्रेस के कंटेक्स्ट में मतलब कांग्रेस ने किस तरह से सपोर्ट किया। 1920 का कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में। 1920 में कांग्रेस के दो सेशंस इंपॉर्टेंट है, एक कलकत्ता सेशन और एक नागपुर सेशन। कलकत्ता वाज द स्पेशल सेशन जिसमें डिसाइड किया गया कि कांग्रेस भी जल्दी जल्दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करे एंड महात्मा गांधी को ऑल अथॉरिटी दे दी कि आप जिस तरह से बोलोगे उसी तरह से ये मूवमेंट को रन किया जाएगा। फिर एनुअल सेशन तो दिसंबर में होना ही था। दिसंबर में और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने का फैसला लिया गया। The Nagpur session of the Congress in 1920 December passed a resolution in support of the खिलाफत मूवमेंट। दोनों ने अग्री किया, खिलाफत वालों ने भी एंड कांग्रेस वालों ने भी, दोनों ने अग्री किया कि हम ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या चाहते हैं हम ये स्टार्ट करके, ब्रिटिश सरकार क्या कर दे। बेसिकली इनकी तीन डिमांड्स थी, दो स्पेसिफिक एंड एक थोड़ी सी ब्रॉडर। कहते हैं कि पंजाब रॉन्ग्स को एड्रेस करो आप। जो जलियांवाले बाग में आपने इंसिडेंट किया है जनरल डायर वाला, उसमें ब्रिटिश सरकार अपोलोजाइज करें, जो बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं जनरल डायर हैं उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। एड्रेस दी पंजाब रॉन्ग्स। दूसरा एड्रेस दी खिलाफत रॉन्ग्स की, जो आपने खलीफा के साथ गलत ट्रीटमेंट किया है, उससे उसकी ज़मीनें छीन ली हैं, उससे उसका अंपायर उसका छोटा सा कर दिया है। खलीफा को प्रॉपरली आप रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो एंड मुस्लिम लैंड्स का कंट्रोल वापस खलीफा को दो। तो दो तो हो गई ये जो स्पेसिफिक इनकी ग्रीवेंसेस थी, पंजाब रॉन्ग्स एंड खिलाफत रॉन्ग्स। तीसरा ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था कि हमें स्वराज भी चाहिए। गांधी जी प्रॉमिस करते हैं अपने फॉलोअर्स को कि अगर आप एक साल जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रन करोगे, अहिंसा के बात पे चलते हुए जो सरकारी आप इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करोगे, तो एक साल के अंदर अंदर आपको स्वराज मिल जाएगा। तो टू अटेन स्वराज, टू एड्रेस दी खिलाफत रॉन्ग्स एंड टू एड्रेस दी पंजाब रॉन्ग्स। खिलाफत मूवमेंट का एंड कैसे हुआ, अभी नॉन कोऑपरेशन में क्या हो रहा था वो सारी चीज़ें मैं वापस आऊँगा उन पे, लेकिन अभी जस्ट खिलाफत मूवमेंट क्योंकि हम पहले टॉपिक कर रहे हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। 1920 से खिलाफत मूवमेंट भी चल रही है, एनसीएम भी चल रही है, दोनों एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की सपोर्ट में हैं। लेकिन एनसीएम के केस में क्या होता है, गांधी जी 1922 फरवरी में डिसाइड करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन में सस्पेंड कर दूंगा। वायलेंट इंसिडेंट हो जाता है, लोग पुलिस वालों को जला देते हैं, पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, पुलिसमैन जिंदा जल जाते हैं। गांधी जी कहते हैं मैंने तो तुम्हें बोला था यार कि नॉन वायलेंट मूवमेंट करनी है, तुम्हें बात ही समझ नहीं आ रही है। तो जैसे रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया था, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कॉल ऑफ कर दी। नाउ दिस केम एज अ सरप्राइज टू खिलाफत कमेटी। वो कहते हैं यार हमारी मूवमेंट तो अच्छी भली चल रही थी, तुम हमें सपोर्ट कर रहे थे, एकदम से तुमने अपनी मूवमेंट बंद कर दी, हम क्या करें। तो उससे थोड़े से हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस दोबारा से डेवलप हो गए।
सस्पिशन जो था मुस्लिम्स के मन में अगेंस्ट दी हिंदूज, अगेंस्ट दी कांग्रेस, वो दोबारा से रिवाइव हो गया। तो एक तो उस चीज़ ने, गांधी जी's डिसीजन टू सस्पेंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 वाज रिजेंटेड बाय दी खिलाफत कमेटी। एक और कारण भी था जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट डाई आउट हो गई। अब खिलाफत मूवमेंट तो किसी ने सस्पेंड नहीं की, अगर नॉन कोऑपरेशन सस्पेंड हो भी गई है, कॉल ऑफ हो भी गई है, खिलाफत तो चलती रहे। एक और कारण था जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट फिजल आउट हो गई। मुद्दा क्या था खिलाफत वालों का कि एक ऑटोमन एम्परर एग्जिस्ट करता है टर्की में, वो हमारा खलीफा है, वो हमारा पॉलिटिकल लीडर है, उसे तमीज़ के साथ ट्रीट करो। जो मुस्लिम लैंड्स हैं उसका कंट्रोल उसके पास रहने दिया जाए, मक्का, मदीना, जेरूसलम जैसे जो पायस साइट्स हैं वो इसके कंट्रोल में रहनी चाहिए। लेकिन 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 ऑटोमन एम्पायर बेस्ड इन टर्की, इस टाइम में टर्की में एक डोमेस्टिक रेवोल्यूशन हो जाता है। टर्की के ही लोग इस सिस्टम से, ऑटोमन एम्परर से परेशान होते हैं, तो टर्की के लोग अपने एम्परर के अगेंस्ट एक डोमेस्टिक रेवोल्यूशन कर देते हैं। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, बंदे का नाम आप याद रखोगे, अदरवाइज वर्ल्ड हिस्ट्री के इंडेक्स में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, फादर ऑफ टर्क्स है जो उसका टाइटल है, नाम तो उसका था मुस्तफ़ा कमाल, अतातुर्क उसका टाइटल है, फादर ऑफ द टर्क्स। इसकी लीडरशिप में टर्की के लोग अपने ऑटोमन एम्परर को ही पावर से हटा देते हैं एंड टर्की को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर देते हैं, एक सेकुलर रिपब्लिक घोषित कर देते हैं। प्रेसिडेंट बन जाते हैं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। अब टर्की खुद के लोग जब ऑटोमन एम्परर को एक्सपेल कर रहे हैं तो फिर खिलाफत का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये ब्रिटिश को क्या बोले कि आप हमारे खलीफा को रिस्टोर करो, ब्रिटिश बोल देंगे भैया तुम्हारे अपने बंदों ने, टर्की के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया, हम कैसे उसे रिस्टोर कर दें। तो खिलाफत का जो बेस था वही चला गया विद द सक्सेसफुल टर्किश रेवोल्यूशन ऑफ 1923। तो यहाँ इंडिया में भी खिलाफत का जो मूवमेंट थी वो सारी फिजल आउट कर जाती है। तो दिस इज हाउ खिलाफत मूवमेंट कम्स टू एन एंड। तो लास्ट हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कॉजेस क्या थे इसके? एनलमेंट ऑफ द रोलट एक्ट एंड रेमेडिंग द पंजाब रॉन्ग। वही तीन चीज़ें हम करेंगे, पंजाब रॉन्ग्स को एड्रेस करना, खिलाफत रॉन्ग्स को एड्रेस करना, स्वराज की डिमांड को पूरा करना। रोलट एक्ट को वापस लिया जाए एंड पंजाब में जो तुमने जलियांवाला बाग में इतना घटिया इंसिडेंट किया है उसकी भरपाई की जाए, अब जनरल डायर को सज़ा दी जाए। रेमेडिंग दी खिलाफत रॉन्ग्स ऑलरेडी आप कर चुके हैं एंड सेटिस्फाइंग दी नेशनलिस्ट अर्ज फॉर स्वराज। तो ये तीन मेन डिमांड्स थी, तीन मेन कॉजेस थे जिसके ऊपर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई है। अब ब्रिटिश ने तो साफ मना कर दिया कि हम तो इन तीनों डिमांड्स का कुछ, हंटर कमेटी ने बाइज्जत बरी कर दिया जनरल डायर को। खिलाफत के केस में उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी एंड उससे उसकी ज़मीनें छीन ली। स्वराज तो वो देने को तैयार ही नहीं थे। हाँ, लेकिन इस दौरान मॉन्टेगू की आपने स्टेटमेंट की थी, ऑगस्ट डिक्लेरेशन बाय मॉन्टेगू हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मॉन्टेगू ने क्या कहा था, वो जो एक एम्बिगुअस सी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि पर्पस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया क्या है, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट का एम क्या है इंडिया में, के प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, इंडियनाइजेशन हम इंक्रीज करेंगे, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। एम क्या है? टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। की थी हमने ये स्टेटमेंट। अब ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट की प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था कि कितने टाइम फ्रेम में ये चीज़ अचीव करनी है, लेकिन उसने एक पर्पस सर्व किया था कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दोबारा से एक स्प्लिट कर दी। जो होम रूल के एग्रेसिव बंदे थे एंड जो कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स थे उनके बीच में एक स्प्लिट क्रिएट कर दी। मॉडरेट लीडर्स को लगा कि अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट तो जारी कर ही दी है तो लेट अस वेट फॉर द रिफॉर्म्स।
होम रूल वालों को लग रहा था कि क्या जाली सी स्टेटमेंट है, बताया तो है नहीं कि कब करेंगे, तो ये पुराना मुद्दा चल रहा था। इन दी मीनवाइल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वही मॉन्टेगू एंड जो इंडिया में वाइसरॉय होते हैं चेम्सफोर्ड, वो अपनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं एंड मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट रिलीज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वही स्टेटमेंट कि अब हमने आगे क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने हैं। तो 1919 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार इंडियन काउंसिल्स को फर्दर रिफॉर्म करती है, फर्दर इंडियनाइज करती है, इंडियन इलेक्शंस को के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं, उनके बारे में देखेंगे। कुछ टेक्निकल चीज़ें, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करती है, डायरकी, डेवोल्यूशन, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समझते हैं कि इसका 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लेना देना है। इंडियंस की डिमांड क्या थी, वो दो स्पेसिफिक डिमांड थी, स्वराज रॉन्ग्स, खिलाफत रॉन्ग्स, एंड तीसरी डिमांड थी स्वराज। स्वराज क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल। इंटरनली हमें बस हमारे हाल के ऊपर छोड़ दिया जाए, एक्सटर्नली तुम्हें हमने कंट्रोल करना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये डिमांड खारिज कर देता है कि सेल्फ गवर्नमेंट तो हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं, इंडियनाइजेशन कर देते हैं, काउंसिल्स को एक्सपैंड कर देते हैं। जो कांग्रेस 1892 में डिमांड कर रही थी, जो कांग्रेस, मॉडरेट कांग्रेस 1892 में डिमांड कर रही थी, वो चीज़ें ये 1919 में ग्रांट कर रहे हैं। स्वराज की कोई बात ही नहीं कर रहा, सेल्फ गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा। भूल ही गए ये लोग कि हमने, मॉन्टेगू ने स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट में कि हमने सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस करनी है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस करनी है। भूल गए वो सब। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई डिमांड मानी नहीं, खिलाफत के केस में कुछ नहीं किया, पंजाब के केस में कुछ नहीं किया, स्वराज के केस में कुछ नहीं किया, तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि चलो जी अब टाइम आ गया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाए। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इलाहाबाद जून 1920 में डिसाइड किया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दी जाए। अब उसके मतलब नॉन कोऑपरेशन का एक थोड़ा सा माइनर एजेंडा कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बायकॉट किया जाए, कॉलेजेस को बायकॉट किया जाए, लॉ कोर्ट्स को बायकॉट किया जाए। अब फर्दर जो एक्शन लेना था वो एक स्पेशल कांग्रेस सेशन बुलाया जाए, उस कांग्रेस सेशन में देखा जाए कि किस तरह से हमने मूवमेंट लॉन्च करनी है। अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज कॉल्ड इन सितंबर 1920 एट कलकत्ता। प्रेसिडेंट इसके आप ना याद रखोगे, लाला लाजपत राय वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन, स्पेशल सेशन। जो एनुअल सेशन था दिसंबर 1920 में, दैट वाज अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सी विजय राघवाचार्य। ये दोनों आप नाम याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ध्यान से पढ़ना है कि स्पेशल सेशन की बात हुई है कि एनुअल सेशन की बात हुई है। स्पेशल सेशन लाला लाजपत राय, एनुअल सेशन सी विजय राघवाचार्य। तो स्पेशल सेशन में डिसाइड किया गया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। एनुअल सेशन में इस डिसीजन को एंडोर्स कर लिया गया। कांग्रेस की वर्किंग को भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, आएंगे उस बात पे। कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम जनवरी 1921। दिसंबर में मतलब सितंबर से ही, जून से ही बैकग्राउंड प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर दी। प्रॉपर जो मूवमेंट है वो 1921 जनवरी से स्टार्ट हुई है। करना क्या था इस मूवमेंट में, एक तो वही स्टैंडर्ड हमारा बॉयकॉट वाला प्रोग्राम था कि अंग्रेज़ों ने इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे स्कूल्स इस्टेब्लिश कर दी हैं, स्कूल्स का बॉयकॉट करो। अंग्रेज़ों ने अपने एजुकेशन सिस्टम, अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ पे कॉलेजेस इस्टेब्लिश कर लिए हैं, कॉलेजेस का बॉयकॉट करो, स्टूडेंट्स छोड़ दें अपनी जो डिग्री चल रही है। फिर अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से, अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर कुछ कोर्ट्स वगैरह इस्टेब्लिश किए हैं, इन कोर्ट्स को बॉयकॉट कर दिया जाए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब इन पे, मतलब अगर वाले केस पे हम बाद में आते हैं। स्कूल्स का बॉयकॉट, कॉलेजेस का बॉयकॉट, लॉ कोर्ट्स का बॉयकॉट। फिर सरकारी अफसर, अंग्रेज़ों ने हमें एक
कैरेट दी हुई है, हमें मीठी गोली दी हुई है कि आपको हम नौकरियां दे रहे हैं, तो सरकारी अफसर अपनी नौकरियां छोड़ दें, सरकारी सर्वेंट्स अपनी नौकरियां छोड़ दें। फिर अंग्रेज हमें इनकरेज करने के लिए कुछ टाइटल टूटल से दे देते हैं कि आपको आज से सर, जैसे लॉर्ड एसपी सिन्हा बोला जाएगा, सर शंकरन नायर बोला जाएगा, केसर हिंद लाइक मेडल दे दिया महात्मा गांधी को वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। तो ये जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए हुए हैं ब्रिटिश सरकार ने हमें, हम ये अवार्ड्स, ऑनर्स एंड टाइटल्स को रिलिंक्विश कर दिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड मिला हुआ था, सर का टाइटल मिला हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग वाले इंसिडेंट्स के रिजेंटमेंट में अपना नाइटहुड छोड़ दिया, अपना सर वाला जो टाइटल था, सर रविंद्रनाथ टैगोर, सर वाला टाइटल छोड़ दिया। तो इस तरह से कहते हैं कि आप टाइटल्स रिलिंक्विश कर दो, आप अपने ऑनर्स वगैरह जो भी आपको अवार्ड्स, मेडल्स वगैरह मिले हुए हैं वो आप अबेंडन कर दो। तो ये तो था इसका नेगेटिव प्रोग्राम कि आपने ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। लेकिन सिर्फ नेगेटिव प्रोग्राम से या बायकॉट प्रोग्राम से बात नहीं बनती है। अब लोगों के बीच में झगड़े तो हो ही सकते हैं प्रॉपर्टी को लेके, इस बात को लेके, उस बात को लेके। कोई ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना तो है ही है, कोई ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। स्कूल तो तुमने बोल दिया कि स्कूल ना जाओ, फिर पढ़ाए कहाँ बच्चों को? तो ऑल्टरनेटिव्स भी डेवलप करने हैं, उसके लिए एक पॉजिटिव प्रोग्राम है। पॉजिटिव या जिसे हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये महात्मा गांधी के हिसाब से हम जब मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, अक्सर हम नेगेटिव वाले प्रोग्राम को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि ये नहीं करना। सिविल डिसोबीडियंस भी जब पढ़ेंगे, टैक्स देना छोड़ दो, रेंट देना छोड़ दो, ये ना करो, वॉयलेट कर दो लॉ को। मतलब जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पैरेलली चल रहा होता है। महात्मा गांधी के हिसाब से जो पैरेलल कंस्ट्रक्टिव एफर्ट चल रहा है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर एज फार एज द नेगेटिव प्रोग्राम इज कंसर्न्ड। मतलब वन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द अदर। तो ये पॉजिटिव प्रोग्राम में क्या था, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स, हम अपनी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नेशनल स्कूल्स इस्टेब्लिश करें, जैसे स्वदेशी मूवमेंट में भी हुआ था। नेशनल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करें, प्राइवेट आर्बिट्रेशन कोर्ट्स इस्टेब्लिश करें कि पंचायत जो हमारा ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उस तरह का रिवाइव किया जाए जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, पंचायत वगैरह इस्टेब्लिश की जाएं। स्वदेशी को पॉपुलराइज किया जाए, खादी को पॉपुलराइज किया जाए। नाउ हियर कम्स द रूल ऑफ चरखा दैट मेनी ऑफ यू डोंट रेजोनेट विद, कि चरखे से क्या होता है, लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हम जो बना रहे हैं उसे कंज्यूम किया जा रहा है, हमारा देश हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है। उस टाइम पे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पॉपुलराइजेशन ऑफ स्वदेशी खादी बाय रिवाइविंग हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग, कि हाथ से काम करो, हथी गिरत करो। डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो तो खिलाफत को सपोर्ट करके हो ही रहा था। कहते हैं कि लोकल लेवल पे, सोशल लेवल पे भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रमोट की जाए, विमेन वेलफेयर के लिए काम किया जाए, डिप्रेस्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अदर मेजर्स फॉर द हरिजन वेलफेयर। ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए महात्मा गांधी वर्ड यूज करते थे हरिजन। वो कहते हैं कि इन्हें दलित कहना ठीक नहीं होगा, इन्हें हम हरिजन बोलेंगे, भगवान के लोग। उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने के लिए, अनटचेबिलिटी रिमूव करने के कंटेक्स्ट में काम करना, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारी सोसाइटी में। कहते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढेंगे तभी तो हम एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग नेशन की तरफ बढ़ेंगे। इमेंसिपेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, जो सोशल इविल्स हैं उन्हें रिमूव करो, सोसाइटी से दूर करो। तो दिस वाज द पॉजिटिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी। ये नेगेटिव प्रोग्राम के साथ पैरेलली चल रहा है एंड गांधी जी ने इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कैसे कह सकते हैं हम कि गांधी जी ने इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है? क्योंकि नेगेटिव प्रोग्राम तो कभी आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, ये हमेशा चलता रहेगा। इवन आफ्टर द मूवमेंट इज सस्पेंडेड, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलता रहेगा महात्मा गांधी का। ये अपने कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को, अपने फॉलोअर्स को बोलेंगे कि आप ये लोग ये काम तो करते ही रहो, अनटचेबिलिटी रिमूव करने के लिए काम करते रहो, डिप्रेस्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए काम करते रहो, अगर लोगों के आपस में कोई झगड़ा हो जाए तो उसे रिजॉल्व करने के लिए कोई पंचायत वगैरह बनाते रहो।
तो ये काम पैरेलली चलता रहेगा। नेगेटिव प्रोग्राम तो लाइक जब थोड़ा सा जोश है, उमंग है, सेंटीमेंट्स हर्ट है, तो तब हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ऑल दी अदर मूवमेंट्स दे हैड द पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल एज द नेगेटिव एस्पेक्ट। डिफरेंट फेजेस ऑफ द मूवमेंट। फर्स्ट फेज इसका जनवरी से मार्च 1921। इसमें हमने बेसिकली बायकॉट, वही नेगेटिव प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया, बायकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सेकेंड फेज में हमने क्या किया, फंड्स रेज करने की। अब हमने बॉयकॉट तो कर दिया, हमने स्वदेशी ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे इकट्ठे करेंगे। 1 करोड़ पैसा रेज करने का हमने टारगेट बनाया। तिलक स्वराज फंड इस्टेब्लिश किया। बाल गंगाधर तिलक की 1920 में डेथ हो गई थी, तो उनको श्रद्धांजलि के तौर पे एक तिलक स्वराज फंड हमने कॉन्स्टिट्यूट किया। कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज किया गया, वो मैं आपको जो बोल रहा था कि कांग्रेस को रीऑर्गेनाइजेशन किस तरह से किया गया। कांग्रेस हमें पता है कि काफ़ी इलिटिस्ट सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी अंडर द मॉडरेट्स, एंड मॉडरेट्स वर नॉट वेरी विलिंग के कांग्रेस को मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन महात्मा गांधी अब कहते हैं कि पहले तो आप एनरोलमेंट फ़ी कम करो, मेंबरशिप फ़ी कम करो। अगर कोई 4 आने भी दे रहा है एनुअली, तो उसे हम कांग्रेस का मेंबर बनाने के लिए तैयार हैं। पहले बहुत हैवी फीस होती थी कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए, एनुअल जो सब्सक्रिप्शन देनी होती थी। अब इन्होंने महात्मा गांधी में रिड्यूस कर दी सब्सक्रिप्शन ओनली टू 4 आनास, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, लोकल लेवल कांग्रेस कमेटीज बनानी स्टार्ट की, प्रोविंशियल लेवल कांग्रेस कमेटीज बनाना स्टार्ट की। वही काम जो होम रूल लीग करना चाहती थी, एनी बेसेंट करना चाहती थी, अब महात्मा गांधी ने अपनी पॉपुलैरिटी होने की वजह से बहुत इजीली कर दिया। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस एट द प्रोविंशियल एंड द लोकल लेवल, ईज ऑफ ज्वाइनिंग कांग्रेस बाय रिड्यूसिंग द फी टू जस्ट 4 आनास। बाकी चरखास तो है ही है, स्पिनिंग व्हील, खादी को प्रमोट करना एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सेकंड फेज में ये हुआ है। थर्ड फेज में बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड पर्टिकुलरली नेशन वाइड हड़ताल ऑन द ईव ऑफ विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आने का फैसला करते हैं एंड हमने एक नेशन वाइड हड़ताल कर दी। जहाँ जहाँ प्रिंस ऑफ वेल्स जाएंगे, जब जब आएंगे, पूरा इंडिया उन्हें बंद मिलेगा, जस्ट एज अ जेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट। फोर्थ फेज में अब भाई लोगों की हो रही है बस। मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जनवरी 1921 में। खिलाफत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1920 से ही लगा लो, जून 1920 से लोगों ने तो नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर ही दी थी। कांग्रेस ने अब से स्टार्ट की है। गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरे हिसाब से चलते रहोगे तो 1 साल के अंदर अंदर आपको मैं स्वराज दिला दूंगा। टाइम देख लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, साल तो बीत गया, स्वराज आया नहीं। लोग रेस्टलेस हो रहे हैं, यार स्वराज क्यों नहीं मिल रहा है। लगता है कि यार ये नॉन वायलेंस की वजह से नहीं मिल रहा है। किसी का भी लाइक बहुत स्वाभाविक है कि या हमारे दिमाग में है कि यार शायद नॉन वायलेंस की वजह से हमारे मेथड्स ठीक नहीं है। तो लोग क्योंकि रेस्टलेस हो रहे हैं, तो कुछ सेक्शन ऑफ लोग वायलेंट एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, नॉन वायलेंस से परे जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट वॉज मार्क्ड बाय सम वायलेंट इंसिडेंट्स। ऐसा ही एक इंसिडेंट है चौरी चौरा में, मतलब उसी पे आते हैं सिंपली, ये तो वही चीज़ लिखी हुई है। 11 फरवरी को मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी गई। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी को चौरी चौरा में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में, जो कुछ लोग होते हैं, नॉन कॉपरेशन वाले जो लोग होते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाके आग लगा देते हैं। उसमें कुछ पुलिसमैन जिंदा मर जाते हैं। द इंसिडेंट शॉक्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ महात्मा गांधी। वो कहते हैं कि यार लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि नॉन वायलेंस का मतलब क्या है। सब्र रखना होता है, इवेंचुअली यू विल अचीव योर गोल। थोड़ी सी उसमें हार्डशिप्स सहनी पड़ती हैं, ऐसा महात्मा गांधी का आइडिया था। लेकिन व्हेन दिस इंसिडेंट हैपन, इससे पहले भी कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स हो गए थे, उनको महात्मा गांधी ने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब ये चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हुआ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में, तो इस इंसिडेंट के रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी 11 फरवरी 1922। ठीक है जी। तो ये थी कहानी हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि रियल मास बेस पहली बार बना। जो रोलैट सत्याग्रह है फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन फर्स्ट ऑल इंडिया मास मूवमेंट है। रियल मास बेस पहली बार बना है विद दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
different sections of Indian society, peasants, workers, students, teachers, women, merchants, so on, they participate in the nationalist struggle. लेकिन जो big industrialists हैं, big जमींदार हैं, वो अभी भी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं. Big industrialists, capitalists and जमींदार, they still don't support the national movement. फिर इसकी टेरिटोरियल स्प्रेड इन दी रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रेपरकशंस देखने को मिले हैं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पंजाब, जम्मू कश्मीर वाली साइड पे, साउथ इंडिया में, इन ऑल द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इस मूवमेंट के रेपरकशंस पहली बार देखने को मिले हैं. ऑल इंडिया मास मूवमेंट. कांग्रेस के कंटेक्स्ट में क्या चेंज आया? तो एक डेलिब्रेटिव बॉडी से ये एक मास ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव किया है. एक क्लोज्ड एसोसिएशन से ये ट्रू पीपल्स पार्टी की तरफ इसका ट्रांजिशन हुआ है, क्योंकि मेंबरशिप फी बहुत कम हो गई है. प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ आ गई हैं, लोकल विलेज लेवल कांग्रेस कमेटीज़ आ गई हैं, टाउन लेवल कांग्रेस कमेटीज़ आ गई हैं. तो कांग्रेस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मास ऑर्गेनाइजेशन. हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन आप लोग पढ़ ही चुके हो. फाइनली द मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड टू अ रिमार्केबल डिग्री द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी ऑफ द मासेस टू एंड्योर हार्डशिप्स. गांधी जी को एक और चीज़ पता चली, चलो चौरी चौरा वाले इंसिडेंट से वो ऑफेंड हो गए, लेकिन 1 साल तक लोगों ने उनके मैसेज को माना है एंड उनके मैसेज को मान के लाइक अपनी मूवमेंट को भी रन किया है. तो गांधी जी को इंडियन लोगों के करेज के बारे में पता चला कि इन फ्यूचर ऐसी और मूवमेंट्स लॉन्च की जा सकती हैं जहां लोगों की कोऑपरेशन एक्सेप्ट की जा सकती है इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द मूवमेंट. मेक सेक्रीफाइसेस इन द कॉज ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस. तो इसके साथ हमारा नॉन कोऑपरेशन वाला एस्पेक्ट भी कंप्लीट होता है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नॉन कोऑपरेशन से सिविल डिसोबीडियंस वाला फेस करेंगे. अभी कुछ टाइम में ही वो पोर्शन ऑफ योर सिलेबस स्टार्ट होने वाला है. दिस इज जस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लेक्चर. यू कैन हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल बी रिज्यूमिंग दी सेकंड वीडियो, जिसमें हम नॉन कोऑपरेशन से सिविल डिसोबीडियंस के बीच का जो टाइम है 1922 से 1930 तक का जो टाइम है वो कम्प्लीटली कवर करेंगे. तो दैट्स ऑल एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न. यू कैन हैव अ स्मॉल ब्रेक. विल बी रिज्यूमिंग द क्लास लेटर.